दोस्तों, मानसून सत्र जारी है और संसद के भीतर से लेकर के संसद के बाहर तक जिस तरह का नज़ारा है वो भारत की संसदीय परंपरा को निश्चित रूप से प्रश्नांकित करता है। जिस तरह से संसद के भीतर हंगामा है, आज सोनिया गांधी को लेकर के स्मृति ईरानी ने जिस तरह के शब्दों का इस्तेमाल किया है, जिस तरह की उनके चेहरे की भावभंगिमा थी, वो कतई मर्यादित नहीं कही जा सकती। और ऐसे लग रहा था कि जैसे हम 1955 में लिखे गए धर्मवीर भारती के मशहूर काव्य नाटक अंधा युग को दोहराते हुए देख रहे हैं, जहां संसद की मर्यादाएं, संसद की परंपराएं ध्वस्त हो रही थीं। एक स्त्री जिसकी उम्र 75 साल है, जो बीमार है, उस पर जिस ढंग से प्रहार किया जा रहा है, जी हाँ, मैं सोनिया गांधी की बात कर रहा हूँ। पहले ईडी के जरिए उनको ईडी के दफ्तर में बुलाया जाता है। हेराल्ड केस का जो मसला है वो निश्चित रूप से उन पर कुछ आरोप हैं और उसमें पूछताछ होनी चाहिए, लेकिन इस उम्र की और बीमार महिला के साथ जिसने एक लंबी उम्र अपनी गुजारी है उस संसदीय परंपरा में, और एक जो उनका जीवन है, उस जीवन में जिस तरह से उन्होंने भारतीय मूल्यों को, भारतीय संस्कृति को और परंपराओं का निर्वहन किया है, मैं आपको याद दिलाऊं तो जिस तरह से उनकी सास की हत्या, हमारे श्रीमती इंदिरा गांधी की हत्या हुई थी, उसके बाद बाथरूम से निकल करके वो गाउन में ही सीधे अपनी सास को ले जा करके सफदरजंग हॉस्पिटल पहुंचती हैं बिलखती हुई हालत में। वो वरुण गांधी जो बच्चे हैं उस समय, उनका नाड़ा ठीक करते हुए उनकी तस्वीरें आपने देखी होंगी। गरीब की झोपड़ी में प्रवेश करते हुए राजीव गांधी के साथ सिर पर पल्लू डाले सोनिया गांधी को प्रवेश करते हुए आपने देखा होगा तमाम चित्रों में। और वही सोनिया गांधी जब अपने पति को खो देती हैं, उसके बाद राजनीति में वैसे भी उनके पति को ना आने के लिए वो मना रही थी, उनका मोहभंग हो गया था। वो उस समय राष्ट्रीय अध्यक्ष नहीं होती हैं पार्टी की। लंबे समय तक उन्होंने अपने परिवार को, जो उनके लिए शायद प्राथमिकता थी, राहुल गांधी और प्रियंका गांधी को, वो राजनीति से अलग रखती हैं। लेकिन उस समय जो कांग्रेस पार्टी हाशिए पर जा रही थी, उसको बचाने के लिए खुद कांग्रेस के नेताओं ने उनसे आग्रह किया और वो बाद में पार्टी के कमान संभालती हैं। और 10 वर्ष का उन्होंने जो यूपीए सरकार का जो नेतृत्व किया पार्टी के अध्यक्ष के रूप में और यूपीए के चेयरपर्सन के रूप में, उस समय की तमाम उपलब्धियां उनके खाते में जाएंगी कि उन्होंने एक योग्य प्रधानमंत्री को चुन करके, मनमोहन सिंह को चुन करके, जिस तरह से अपने मन के भाव को, अपने भीतर की अंतरात्मा की आवाज़ को सुनते हुए पद का त्याग किया था, उसे मैं उमा भारती और सुषमा स्वराज के सिर मुंडा लेने की धमकी के रूप में नहीं देखता, बल्कि एक समझदारी के रूप में देखता हूँ। और वो समझदारी थी कि नेपथ्य में रह करके देश और समाज की सेवा करना। वही सोनिया गांधी जिन पर आज हमला हो रहा है, और वो पार्टी, उस पार्टी के लोग कर रहे हैं जो अपने इतिहास को शायद भूल गए हैं। दोस्तों, संसदीय परंपरा में विपक्ष दुश्मन नहीं होता, और ना ही इस देश की परंपरा में कभी विपक्ष को दुश्मन की तरह ट्रीट किया गया है। बल्कि एक उदाहरण अटल बिहारी वाजपेयी का इतना शानदार है। मई 1991 में जब राजीव गांधी की मौत हुई थी, उस समय बहुत भावुक मन से अटल बिहारी वाजपेयी ने कहा था कि आज अगर मैं जिंदा हूं तो राजीव गांधी के कारण। दरअसल आज से 34 साल पहले 1988 का वाकया है, जब अटल बिहारी वाजपेयी किडनी की समस्या से पीड़ित थे और उनके लिए इलाज के लिए अमेरिका जाना ज़रूरी था। संयुक्त राष्ट्र में एक प्रतिनिधि मंडल को जाना था और राजीव गांधी ने अटल बिहारी वाजपेयी की परेशानी को समझते हुए उस प्रतिनिधि मंडल में अटल बिहारी वाजपेयी को शामिल किया और उनको हिदायत दी कि जब तक उनका इलाज नहीं हो जाता है तब तक वो भारत ना लौटें। और इसीलिए अटल बिहारी वाजपेयी ने धन्यवाद अदा किया था राजीव गांधी का।
वो प्रधानमंत्री, वो सत्ता पक्ष जो अपने विपक्ष के लिए ही नहीं बल्कि विपक्ष के एक नेता के प्रति, उसकी ज़िंदगी के प्रति कितना संवेदनशील होता है। लेकिन आज सोनिया गांधी पर जिस तरह से स्मृति ईरानी ने हमला किया, वो क्या दिखाता है? और वो स्मृति ईरानी जिन्होंने संसदीय मर्यादा को लगभग तार तार कर दिया है, एक एंग्री यंग मैन की जो छवि उन्होंने निर्मित की है, ऐसे लगता है कि तमाम विपक्ष के खास करके महिला किरदारों को नेस्तनाबूद करने के लिए, उनका चरित्र हनन करने के लिए उनको खड़ा किया गया है। आपको मैं अदला दूं, फरवरी 2016 में रोहित वेमुला की आत्महत्या के बाद जब पार्लियामेंट में बहस हो रही थी और बसपा सुप्रीमो मायावती जी ने जब ये सवाल पूछा था सदन में कि रोहित वेमुला की आत्महत्या के लिए जांच कमेटी बिठाई जाए, और उस समय के केंद्रीय मंत्री बंगारू दत्तात्रेय और स्मृति ईरानी का जो किरदार है उस मामले में, उसकी भी जांच की जाए। क्या मांगा था उन्होंने? क्या कोई गुनाह किया था? उन्होंने आरोप लगाया था कि आरएसएस अपनी विचारधारा के लिए जेएनयू, जामिया, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी और हैदराबाद यूनिवर्सिटी जैसे उच्च संस्थानों को नहीं बख्श रही है। वहाँ पर वो इस हद तक चली जा रही है कि रोहित वेमुला जैसा नौजवान, प्रतिभाशाली नौजवान आत्महत्या करने के लिए मजबूर होता है। उस समय जो रूप को धारण करके स्मृति ईरानी ने मायावती पर हमला किया था वो आपको याद होगा। उन्होंने कहा था कि एक बच्चे की मौत को आप पॉलिटिकल टूल बना रही है। मायावती जी, अगर आप मेरे जवाब से संतुष्ट नहीं होती हैं तो मैं अपना सिर आपके कदमों में रख दूंगी। मायावती जी के संतुष्ट हुई उस जवाब से? नहीं हुई। लेकिन स्मृति ईरानी ने मायावती को जिस तरह से वो एक दलित आइकॉन के रूप में, एक बहुजन नायिका के रूप में उन्होंने जिस तरह से संघर्ष किया और 4 बार वो मुख्यमंत्री हुई उत्तर प्रदेश की, आज भले ही उनकी पार्टी बहुत कमज़ोर हो, लेकिन दलितों में और बहुजनों में मायावती के अपने पिछले किरदारों, उनकी राजनीतिक यात्रा को लेकर के एक इज्जत और सम्मान है। उन मायावती को जिस तरह से लांछित किया था स्मृति ईरानी ने, आज भी वो सोनिया गांधी के साथ वही कर रही है। और ये सोनिया गांधी जिन्होंने पिछले अपने तमाम संसदीय समय को ध्यान में रखते हुए आज भी उन्होंने बहुत मौन रखते हुए उन्होंने कहा कि मैं आपसे बात नहीं करना चाहती। उसी तरह की उन्होंने मर्यादा का आज भी मुजाहिरा किया। लेकिन स्मृति ईरानी शायद बौखलाई हुई हैं, और इसलिए क्योंकि गोवा में उनकी बेटी का जो रेस्टोरेंट और बार है वो जिस तरह से अवैध रूप से चल रहा था और वहाँ पर जो परोसा जा रहा था उसको लेकर के जो सवाल कांग्रेसियों ने उठाए हैं, जयराम रमेश ने जो ट्वीट किया है, उसके बाद मानो स्मृति ईरानी को एक मौका मिला बंगाल के से आने वाले कांग्रेस के लीडर चौधरी के उस एक शब्द पर, जिसे उन्होंने कहा कि वो उनकी जबान फिसल गई थी। वो बंगाली हैं इसलिए हिंदी में बहुत सिद्धहस्त नहीं हैं, और मैं ये भी मान लेता हूं कि उन्होंने गलती की हो, बावजूद उसके अधीर रंजन चौधरी ने माफ़ी मांग ली है राष्ट्रपति जी से। माननीय राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को अपना चिट्ठी भेज करके माफ़ी मांगी है अधीर रंजन चौधरी ने। उसके बाद तो इस हंगामे का कोई मतलब नहीं है, और उसके लिए सोनिया गांधी क्यों कर जिम्मेदार हो सकती हैं। लेकिन स्मृति ईरानी शायद अपनी बेटी के रेस्टोरेंट के पर्दाफाश होने की वजह से वो बौखलाई हुई हैं और सोनिया गांधी पर हमला कर रही हैं। अब दोस्तों सवाल ये है कि इस हमले का परिणाम क्या होगा? कहीं ये भारतीय जनता पार्टी के लिए मुश्किलें न पैदा कर दे, कहीं ये उसके लिए पलटवार न हो जाए। क्योंकि पिछले 8 वर्ष से जिस तरह से विपक्ष बिखरा हुआ है और कोई केंद्रीय भूमिका में नहीं दिखाई पड़ रहा है। राहुल गांधी कांग्रेस पार्टी के लीडर हैं, लेकिन चाहे ममता बनर्जी हों, शरद पवार हों या और दूसरे पार्टियों के लीडर हों,
राहुल गांधी के नेतृत्व को स्वीकार करने में असहज महसूस कर रहे हैं, लेकिन आज जिस तरह से मोहिया मोत्रा ने या अखिलेश यादव ने सोनिया गांधी के पक्ष में जो बयान दिए हैं, वो मुझे लगता है कि ये जो बिखरी हुई विपक्ष है उसको एकताबद्ध करने में सोनिया गांधी पर ये ईडी और स्मृति ईरानी के द्वारा जो हमला हो रहा है उसका फ़ायदा कांग्रेस पार्टी को मिल सकता है और समूचे विपक्ष को एकजुट होने में ये सोनिया गांधी की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण हो सकती है। और इसलिए भारतीय जनता पार्टी के लिए ये हमला बहुत नुकसानदेह भी साबित हो सकता है। एक ऐसे दौर में जब इकोनॉमी दरक चुकी है, गरीबी, भूखमरी, बेरोजगारी, महंगाई चरम पर है और पूंजीपतियों के साथ नरेंद्र मोदी जी के रिश्ते सबसे जाहिर हैं, और एक ऐसे दौर में जब देश में गरीबी का हालात ये है कि नाइजीरिया से बदतर हो चुके हैं, 84% लोगों की आमदनी घट गई है, रुपए का डॉलर के सामने जो उसकी प्रतिष्ठा गिर रही है, मैं प्रतिष्ठा ही कह रहा हूँ, जो घटता हुआ दाम है, जिस तरह से बैंक दिवालिया हो रहे हैं और बहुत सारे उद्योगपति यहाँ से पैसा लेकर के फरार हो चुके हैं, 2-2 हज़ार रुपए के नोट तमाम भ्रष्टाचारियों से जब्त किए जा रहे हैं। जब नोटबंदी की गई थी उस समय क्या ऐलान किया गया था कि इससे भ्रष्टाचार और आतंकवाद खत्म हो जाएगा, लेकिन भ्रष्टाचार का आलम यह है कि 2-2 हज़ार रुपए के नोटों की गड्डियां मिल रही हैं। ये बड़ा नोट क्यों जारी किया गया, आज ये सवाल तो बनता ही है। जब दलितों पर उत्पीड़न एनसीआरबी के आंकड़े के अनुसार 150 गुने बढ़े हैं, दलितों और पिछड़ों आदिवासियों को आरक्षण को पिछले दरवाजे से नेस्तनाबूद किया जा रहा है, निजीकरण खुले तौर पर हो रहा है, लेटरल एंट्री के जरिए दलितों, पिछड़ों और आदिवासियों को धकेला जा रहा है। तमाम विश्वविद्यालय में जो एनएफएस हुआ है, पिछले दिनों इंडियन एक्सप्रेस की जो खबर है, तमाम सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ में एससी, ओबीसी और एसटी की पोस्ट को एनएफएस किया गया है। आईआईएम और आईआईटी में पीएचडी की पोस्ट को नहीं भरा जा रहा है, क्योंकि ये जो वंचित तबका है उसके विकास का रास्ता तो इन शिक्षण संस्थानों से और नौकरियों से ही होकर के जाता है। तो इनको महरूम कर देना, इन्हें दिहाड़ी मजदूर में तब्दील कर देना, इन्हें सस्ते लेबर में तब्दील कर देना, ये इस सरकार और इस पार्टी की विचारधारा है। और अंबानी और अडानी की जो धन संपदा है वो दिन रात दूने और चौगुने गति से बढ़ रही है। मुहावरे में मैं इस बात को कह रहा हूँ, लेकिन गरीबी का आलम ये है, बेरोजगारी का आलम ये है कि 22 करोड़ लोगों ने कोई फॉर्म भरा और नौकरी मिलती है 9 लाख लोगों को अब तक। वरुण गांधी का ट्वीट है। मोदी जी ने तो वादा किया था हर साल 2 करोड़ नौकरियां देने का, आज बेरोजगार सड़क पर है। सेना में स्थायी भर्ती नहीं, उसको अग्निवीर बनाने पर आमादा है ये सरकार। ऐसे में जो लोगों की नाराजगी है, जो लोगों की समस्याएं हैं, अब शायद रेणुआ बांट करके भी वोट हासिल नहीं होने वाला है। ऐसे में विपक्ष की एकजुटता, उसके केंद्र में सोनिया गांधी का आना, मुझे लगता है कि ये विपक्ष को संजीवनी प्रदान कर सकता है और भारतीय जनता पार्टी के लिए आने वाले चुनाव में 2024 के लोकसभा चुनाव के लिए मुश्किल भरे साबित हो सकते हैं। आज के विश्लेषण में इतना ही, शुक्रिया।